छोटी सी बैठक का आयोजन हुआ है, उसमें मैं बड़ा आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि दसमाना जी जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, पर उन्होंने विद्यार्थी के और लोगों के कहने पे रजामंदी दी कि आज की बैठक में वो मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। साथ ही प्रेम गुंदेलाल जी को भी अचानक ही जो है इन्वाइट किया, निमंत्रण मिला मनोज सिंह जी को, अमरीश जी को, कि इस तरह की मीटिंग हो रही है। ओमकार मित्तल जी ने भी बड़ी मेहनत की इसमें पूरा गाइड करने में कि किस तरीके से क्या किया जाए। तो पूरी मीटिंग आज इस वजह से ये मीटिंग हो पा रही है। तो आज की जो मीटिंग है उसकी जो अध्यक्षता है, मैं अनुरोध करूँगा कि प्रेम सुंदरियाल जी उसकी अध्यक्षता करें। अभी थोड़ी देर में अमरीश कुमार जी आने वाले हैं, तो अमरीश कुमार जी के आने के बाद वो भी अपनी बात रखेंगे। वो कुछ ही देर में 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर ओमकार मित्तल जी की इस जो विषय है, जो आज का हमारा विषय है कि हिमालय पारिस्थितिकी लोग भारतीय अभिजात्य वर्ग की भूमिका, इसके ऊपर जो है अपनी बात रखें ओमकार मित्तल जी। इससे पहले मीटिंग शुरू करने से पहले मेरा एक प्रस्ताव है कि हिमालय का जो परिवार है, जो अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक फैला हुआ है, उसमें परिवार के कुछ हिस्सों पे अभी प्राकृतिक आपदा जो है आई हुई है। जो बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है हिमालय के एक कश्मीर हिस्से में। तो हम उसके लिए जो है जो लोग वहाँ पर जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है, बहुत काफ़ी लोगों की हताहत हुए, मृत्यु हुई है, तो उनके लिए 2 मिनट का अगर हम मौन रखें तो अगर अध्यक्ष जी 2 मिनट का अगर हम 2 मिनट का मौन बैठ कर ही खड़े होकर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ओवेस ने कहा भी है कि जैसे लोग पिछले लगातार कई सालों से 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाते आए हैं। आज बहुत छोटे रूप में हम यहाँ पर वो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा देश में विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर लोग आज भी हिमालय दिवस के रूप में इस दिन को आज मना रहे हैं। और जैसा बताया कि डॉक्टर मित्तल जो हमारे इस सारे मामले के हमेशा से एक तरह से मार्गदर्शक रहे हैं, और जिनका हिमालय और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और उन नदियों पर बनने वाली नहरों आज पर बहुत बड़ा एक अध्ययन है। वो आज हमारे लिए इसमें आज ये क्या कह सकते हैं उसको कि विषय प्रवेश के रूप में हमारा आज इस में मार्गदर्शन कर गए कि जिससे कि हम की बात लोग फिर उस पर अपनी बात रख सकें। डॉक्टर मित्तल जी से निवेदन है कि उसकी बात आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय दसमाना जी और सम्मानित उपस्थित सभी साथियों, जो विषय ओवैस भाई ने रखा है वो थोड़ा मुश्किल विषय है, इसलिए कि क्या हिमालय भारतीय अभिजात्य वर्ग। अब ये कोई बैकग्राउंड पेपर तो इसके साथ ही दिया गया, तो ये अपने आप में ये विचारणीय प्रश्न है कि भारत में कोई जिसको अभिजात्य वर्ग या एलीट कहा जाता है, भारत में कोई एलीट नाम की कोई वर्ग है या नहीं, ये अपने आप में जो है तो इसको अजम्पशन के तौर पे जो है लेना थोड़ा मुश्किल है। एनीवे, तो अभी हिमालय के ऊपर हम सब लोग चर्चाएं करते हैं, और जो जैसा 1-2 वर्ष पहले सुंदरियाल जी से बातचीत हुई थी कि जो भारत में हिमालय को भारत और चीन के संघर्ष के रूप में ज़्यादा उसका एहसास रहता है हमें। और 1962 में जो हिमालय सम्मेलन हुआ था उसमें उसके बाद जो भी रहा, लेकिन सुंदरियाल जी से हमने कहा था कि फिर से एक ऐसा प्रयास करें कि नया हिमालय सम्मेलन हो, जिसमें कि सब जैसा अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक चीन के भी लोग जो है, क्योंकि चीन भी हिमालय वाला देश है, तिब्बत उसको कहें या चीन कहें, तो सभी लोग उसमें शामिल हो।
वो तो हमारी सीमित क्षमता है कि उस प्रयास को आगे नहीं बढ़ा पाए, पर संकल्प प्रयास अपने मन में बनाए रखे। तो पहली बात तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि हिमालय सबसे पहले तो उसका बोध और ज्ञान जो है वो हमें होना चाहिए। वो अभी जो भी इसको आप भारत का प्रभु वर्ग कह सकते हैं, वो भी चाहते हैं या नहीं है, लेकिन प्रभुता संपन्न भारत का जो वर्ग है उसके अंदर ही उसके बारे में चेतना ज्ञान बोध जो बहुत सी। अब जो ये तीन बहुत बड़ी नदियाँ निकलती हैं, एक तो इसका उद्गम कहीं से भी माने, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मानसरोवर से तीन बड़ी नदियों का उद्गम होता है। मानसरोवर जो अभी तिब्बत में या चीन में है, एक तो इंदुस नदी निकलती है जो पश्चिम की तरफ घूमती हुई जो है वो हिंद महासागर में, अरबियन सी में उसमें जाके मिल जाती है, सिंधु सागर में मिल जाती है। और दूसरी गंगा और ब्रह्मपुत्र निकलती है और वो अलग अलग रास्ते से होती हुई आखिर में गंगा ब्रह्मपुत्र में और ब्रह्मपुत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये अपने आप में ही जो नदियाँ ये निकल के एक स्थान से और इतने बड़े भूभाग में होती हुई और फिर जाकर दो अलग अलग समुद्री किनारों पर मिलती है, यही अपने आप में बड़े जिसको कहते हैं कि वंडर का विषय है। इस प्रकार की जगती की रचना किस प्रकार से हुई और यहाँ पर जो परंपरागत तरीके से जो भी उसको शिव जी का स्थान माना है इत्यादि इत्यादि, जो भी इसको आधुनिक भाषा में अभी शुरू ही किया। नहीं बस एक्चुअली हम रास्ते में फंस गए थे जाम में। अभी सर बस इंट्रोडक्शन का वो शुरू किया। देश का तो हमसे भी लोग देश से आ रहे हैं समय से थोड़ा पहले से आए। तो जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये सब बातें ना तो किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है या कॉलेज में पढ़ाई जाती है, और जब भी पिछले 4-5 सालों से इस विमर्श में मैं पढ़ा हूँ मैंने देखा कि इस प्रकार के हमारा जो राष्ट्रीय बोध इसको करें या तो परिस्थिति की बोध करें, इस प्रकार के बोध का हमारे अंदर अभाव है। और जो परंपरागत तौर से इस प्रकार का बोध रहा जिसको हम आज ह्यूमैनिटी या मिथक्स कह देते हैं, वो आधुनिक दृष्टि से कहते हैं, उस जैसे शिव पुराण को ही पढ़ाया जाए तो ऐसी बहुत सारी बातें शायद उसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन वो भी नहीं पढ़ाया जाता। तो सबसे बड़ी हमारी समस्या जो है वो हिमालय और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और उसके द्वारा जो विचित्र रचना इस विभाग की हुई है उसके प्रति ज्ञान की है। और 4-5 सालों से हम लगातार बात ही कर रहे हैं कि ऐसा कोई शिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए जिसमें कि 1000, 2000, 5000 लोग कम से कम प्रॉपर तरीके से इसके बारे में एजुकेट हों। एक ऐसा ग्रुप तो तैयार हो जो आपने अभिजातीय वर्ग रखा, तो अभिजातीय गंगा के हिमालय के संदर्भ में एक अभिजातीय वर्ग या अभिजातीय ग्रुप जो है तैयार हो, जो इसके बारे में कोई भी चर्चा करने की क्षमता तो रखो। तो पहला चुनौती हमारे सामने ये है। एनीवे वो एक अलग बात है। अब जो अभी जो चल रहा है पहले उस पर ध्यान देने की क्या जरूरत है। अब आप देख रहे होंगे कि पिछले 6-7 दिनों से लगातार टीवी पे कश्मीर में बाढ़, जम्मू में बाढ़, कश्मीर में बाढ़, जम्मू में बाढ़, लेकिन पाकिस्तान में भी बाढ़ आई हुई है। इसका एक भी शब्द मुझे तो किसी चैनल पे नहीं। और जब 2008 में बिहार में इतनी बड़ी तुषार त्रासदी हुई और उसके बारे में जो भी कारण हो सारे देश में एक पूरी लहर दौड़ी, लेकिन 2010 और 2011 में पाकिस्तान में इतनी बड़ी बाढ़ आई, लगभग 1/3 पाकिस्तान डूब गया। थोड़े बहुत चित्र तो उसके टीवी पे आते रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं पे भी एक भी मीटिंग उसके बारे में हुई होगी, इंक्लूडिंग एक भी मीटिंग के बारे में हुई।
और अभी जो है इसमें क्या कहते हैं, सरयू नदी घाघरा में ही बाढ़ आई थी इतनी बड़ी, उस एरिया में हर बार बाढ़ आती है, अयोध्या तक पानी आ जाता है, लेकिन उस बाढ़ के बारे में भी कोई खास चर्चा होती नहीं। बिहार की बाढ़ के बारे में ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है, और बाकी चीज़ों के बारे में जो भी उसका कारण हो, बिहार को ऐसा नहीं कि वो कम। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात उसमें है कि जिस प्रकार के अमेंडमेंट्स बिहार में बनाए गए, जो लगातार चर्चा का विषय रहे कि अमेंडमेंट्स के कारण बाढ़ आती है, उसी प्रकार के अमेंडमेंट्स पाकिस्तान में भी बनाए गए। और अभी जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई उसमें भी एक अलग तरीके से अमेंडमेंट्स तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं नदियों के रास्ते को आपने उसमें अड़चनें पैदा कर दी। तो अब जो अभी जो बसावट, इसके ऊपर की सुंदरयाल जी के ग्रुप का ज़्यादा ध्यान रहता है, तो वो बसावट की जो परिस्थितियाँ हिमालय में रहने वाले नए तरीकों में पैदा हो रही हैं, उसकी पहली शुरुआत तो जंगलों के काटने से होती है। ये आदमी हमेशा एक बात कहते रहे हैं कि भी हम लोग तो, हमारा मतलब गंगा से कभी इतना नहीं लगता, गंगा से हमारा क्या लेना, गंगा तो हमारे यहाँ से छोटी छोटी धाराएँ बनती हैं, वहाँ से जो है छोटी छोटी स्टील्स बनती है, जाके गंगा में चलती है, और गंगा तो मैदान में चली जाती है। पहाड़ के लोगों का जो मुख्य संघर्ष था, जो गंगा की सूक्ष्म धाराएं बनाने वाले जो जंगल थे उनको काटा गया है, उस परिस्थिति को बदला गया। कौन से पेड़ पौधे वहाँ पे मौजूद थे और कौन से नए लगा दिए गए, उससे पूरी परिस्थिति बदली, उससे वहाँ के पहाड़ों के ऊपर क्या असर पड़ा, ये सबसे पहली चुनौती जो है मेरे ख्याल में सुंदरयाल जी जब बोलेंगे तो उसका ज़्यादा विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। तो अब जो भी एहसास हो रहा है, अभी तो ऐसे हमारे यहाँ पे आजकल क्लाइमेट चेंज के नाम पे ये कह दिया जाता है कि साहब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और अचानक बहुत ज़्यादा पानी बरस गया और उस कारण से बाढ़। अभी टीवी पे भी लगातार चित्र तो दिखाते हैं, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, एक भी शब्द उसके बारे में नहीं आता कि इतनी बड़ी बाढ़ आई किस कारण से। पाकिस्तान का भी ये चल रहा था 2 साल पहले जब उनके दिखा रहे थे, ज़्यादा चर्चा इस बारे में थी कि ऐसा क्या होगी। तो जो भी लोग हिमालय का अध्ययन 19वीं शताब्दी में करते रहे हैं, गलत या सही बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं कि कितना भी पानी बरसता था लेकिन वो तुरंत बह जाता था। ये अनेक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए उस समय के, कितने सही है नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात कही जाती है। तो जो बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी अविरल गंगा और निर्मल गंगा, अविरल गंगा की जो चर्चा चलती रही उसमें मुख्य प्रश्न ये रहा कि नदी में एक मिनिमम पानी किस प्रकार से छोड़ा जाए, क्योंकि आप नदी का सारा पानी खींच रहे। ये एक छोर है समस्या का, लेकिन अभी तो हम 4-5 साल से देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी त्रासदी हो रही है बाढ़ की। और सवाल यहाँ पे मिनिमम पानी का नहीं, यहाँ सवाल है कि मैक्सिमम पानी को कैसे अकोमोडेट करना है, ये चुनौती है। लेकिन जो भी पिछले 2-3 सालों से लगातार विमर्श चल रहा है उसमें मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो जो है एक प्रकार का बिब्लिकल वाक्य बन गया है, लेकिन मैक्सिमम फ्लो को कैसे अकोमोडेट करना है ये किसी ने इसकी चर्चा की है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो मैक्सिमम फ्लो है, जबकि देश जब आजाद हुआ था उस समय पर जो एहसास था, राष्ट्रीय एहसास, वो ये था कि बाढ़ उस समय में बहुत आ गई, तो भी बिहार के अंदर तटबंध बनाने का बिहार के अंदर जो तटबंध बनाने का जो प्रकरण शुरू हुआ, उसके पहले 1950, 51, 52, खासतौर से 1952 में बिहार में भयानक बाढ़ आई और पूरा जल प्लावत हो गया। और इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आमतौर से ऐसा हम मान के चलते हैं कि अभी जो बाढ़ की त्रासदी है वो कुछ ज़्यादा है और पहले शायद की त्रासदी नहीं होगी, लेकिन जो भी ऐतिहासिक तौर से इसका अध्ययन कर रहे हैं वो ऐसे हमारे सामने प्रमाण ले आएंगे कि शायद 100 साल पहले चीन में ऐसी बाढ़ आई थी कि कम से कम
2.5 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख लोग मर गए। इतने बड़ी बड़ी फिगर्स भी पहुंच गई। ये कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर की कोई एक, जिसको हम कहते हैं कि सिंगल कॉज और इफेक्ट की दृष्टि से हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज के समय में जो भी हम परिस्थिति की बात कर रहे हैं, बसावट की बात कर रहे हैं, जो भी अपने जिसको कि एक डेवलपमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उसमें तो हमको ये विचार करना ही पड़ेगा कि हमारे द्वारा मानवजन्य कोई ऐसे काम क्या हो रहे हैं जिसके कारण कि हम खुद ही अपनी जड़ खो रहे हैं। इसके ऊपर अब उसके अतिरिक्त अगर दैविक कार्य कुछ ऐसे हो रहे हैं, वो एक अलग बात है। भारतीय जो दर्शन है उसमें तो प्राकृतिक आपदा को दैवी आपदा ही माना जाता है। मनुष्य अगर कुछ पाप करेगा तो देवता उसको दंड देंगे। बिहार में इतना बड़ा भूकंप आया, महात्मा गांधी ने कह दिया कि यहाँ तो अर्जेबिलिटी थी, इसलिए उसका दंड बिहार को मिला। बहुत उनका विरोध हुआ इस बात के ऊपर। अब ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ये हो सकता है कि जो उत्तराखंड की त्रासदी हुई या अभी जो जम्मू कश्मीर में जो त्रासदी हो रही है, आफ्टर ऑल तवी नदी भी जो है वहाँ की बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है। सूर्यमुखी है उसका क्या नाम उसका दिया गया है। तो वहाँ पे जो अगर अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि का क्या कारण है, क्या वो क्लाइमेट चेंज है या दूसरे कारण है, वो उसका केवल एक पक्ष है। लेकिन जो मानवजन्य कारण बने हैं, अभी आप यहाँ पे ही दिल्ली में ही हम लोग देख रहे हैं, सूर्याल जी की 4-4, 5-5, 6-6 मंजिले मकान बना लिए हुए, एक स्क्वायर किलोमीटर में 60-70 हज़ार लोग रह रहे हैं। वो तो आलू की गोली की तरह से भर के रहते हैं। तो पहाड़ के अंदर भी जो बसावट बदली है, तो जो नीचे के इलाके हैं वो दुश्मना जी और सूर्याल जी में कुछ गलत हो तो सही कर सकते हैं। आबादी का घनत्व तो बढ़ता जा रहा है और ऊपर की तरफ जो है वो आबादी का घनत्व तो घटता जा रहा है। जो लोगों ने नारा दिया है कि भी पहले तो पहाड़ बसाओ तभी तो बचाओगे, अगर बसावट खत्म हुई तो कहाँ से बचाओगे। तो इसलिए जो एक कॉमनैलिटी है, जो पाकिस्तान में 2010-11 में जो बाढ़ आई, वो इंदुस नदी के पश्चिम की तरफ से जो स्ट्रीम्स आती थी, काबुल नदी जैसे वहाँ से बाढ़ जो है उसका प्रकोप बढ़ा। फिर आगे नीचे नीचे से पानी बढ़ता गया। हर जगह पर उन्होंने पानी के जाने के रास्ते रुके हुए थे, तो हर जगह जो है वो पानी की समस्या बढ़ता चला गया और बहुत बड़ी तबाही हुई 2010-2011। इसी प्रकार से अब जो जम्मू कश्मीर में आप देखें तो डल लेक को आपने जो उसकी प्राकृतिक ड्रेनेज थी उसको खत्म कर दिया आपने, और जम्मू शहर भी आपने जहाँ पुराना शहर था उसकी तो दूसरा शहर आपने बसा दिया, जो पुल बना दिए, जो आपने रुकावटें बना दी। वो सब जो पहलू है कि पानी के रास्ते को आपने निकलने से रोक दिया और उसके कारण ये मानव जनित आपदा उससे शायद कहीं अधिक है जितने की आपदा है। और इसलिए जो भी हिमालय के बारे में कहा जाता है कि हिमालय जो है बहुत नया और कच्चा पहाड़ है और बहुत बड़ी मात्रा में जब भी यहाँ पे बारिश आती है और नदी बहती है तो बहुत बड़ा गाद अपने साथ लेके आती है, और इस गाद के कारण से नदियों का जो एक निश्चित मार्ग नहीं था, एक जगह से दूसरी नदियाँ लगातार अपना मार्ग बदलती रहती। तो 20वीं शताब्दी में हमने अपने साइंस और टेक्नोलॉजी और संसाधनों के अलंकार में सोचा कि हम नदी को जो है दिशा निश्चित दिशा बना देंगे। अभी फिर से बात हो रही है कि गंगा नदी के को ट्रेन करके और उसको नेविगेबल बनाया जाए। तो जो नदी का जो मूल चरित्र है यहाँ पे उसकी हम अवमानना करते हुए अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के अलंकार से हम नदी को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करने की सोचते हैं। उसके जो दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं उसकी हम लगातार उपेक्षा करते हुए और उसको ठीक करने के लिए उससे बड़ी गलतियाँ करने की भूमिका बनाते हैं। ये हमारे युग की चुनौती है। हम में से जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो इसको चाहे प्राकृतिक आपदा कहें चाहे देवी आपदा कहें, इसका जो कष्ट है हम लोगों को जो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास ये लग्जरी है कि हम इस चर्चा को यहाँ पे कर सकते हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन जो लोग उसको भुगत रहे हैं उनके पास तो ये सोचने का भी सब वक्त नहीं है, वो भुगत रहे हैं, ये भी एक विरोधाभास है। तो अब जो भी ये सब स्थितियां हैं उसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के पास जो है वो ये संभव नहीं है कि इसके बारे में कोई भी जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उसको
दिशा को रोकने की, उसको वापस करने की, उसको एक भिन्न दिशा में ले जाने की शक्ति किसी के पास नहीं है। और ऐसा कोई संभव नहीं हो पाया पिछले 4-5 सालों में कि विभिन्न विद्वान, विभिन्न संस्थाएं इसके बारे में मिलके एक आवाज से राजकीय संस्थाओं से कुछ कहें और उनके ऊपर दबाव डालने के लिए आपको कम से कम कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हमारा आपस में भी इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं हो पाया कि हम अपनी आवाज़ को एक दूसरे से मिला के, और जो जहाँ तक राजकीय संस्थाओं की इसमें भूमिका है उसको भी आप जाके और कहना चाहें, वो भी कहना मुश्किल है, वो एक अलग विवाद का विषय है, तो उनके ऊपर भी हम कुछ प्रभाव डाल सकें। तो कुल मिलाकर जो भी रास्ते, जो पारिस्थितिकी, जो मानवजन्य पारिस्थितिकी हमने बनाई है पिछले 7 सालों में, 2 सालों में, उसके ऊपर जो भी प्रभु वर्ग है उसकी सहानुभूति है और वो किसी भी प्रकार से अपनी गलती देखने को तैयार नहीं है। और आज जो एक डिजास्टर होता है उसको ठीक करने के लिए उससे बड़ी गलती करने की योजना बनाता है। ये हमारे युग की चुनौती है। ये कुछ बातें मैंने शुरुआती दौर में आपसे कही है। इसमें सबसे पहली बात यही है कि जो लोग इससे प्रभावित है, चाहे वो बिहार के लोग हों, चाहे वो घाटी में रहने वाले लोग हों, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हों, चाहे में रहने वाले लोग हों, वो सबसे पहले वो इसके बारे में एक मिलजुल कर मुखर स्वर से अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो हम लोगों का पहला कर्तव्य तो ये बनता है कि सरकार को जो नेटवर्क बना सके, उनको अपनी बात कहने का मौका मिल सके। तो उसके बाद वो क्या बात कहेंगे, क्या सुझाव देंगे, वो ऐसी बात नहीं है कि उसमें से कुछ ऐसी बातें नहीं आ सकती है। ऐसा किसी के कहने का आशय नहीं है कि जो भी आपने विकास की धारा बनाई है उसको सारा रिवर्स करो। कई बातें जो आपने अवरोध खड़ी की है, जो आपने गलत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसी में से लोगों के सुझाव आ सकते हैं कि इसमें आप जो है एक छोटा परिवर्तन कर दे तो बड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन वो छोटे सुझाव भी सुनने के लिए हमारा प्रभु वर्ग तैयार नहीं, इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो इसलिए इसको जो है एक पोजिशनल डिबेट ना बनाया जाए, जैसे कि आपसे परीक्षा होती रहती है। और हमारे यहाँ पे जो भी विमर्श होते रहे उसमें लोग अपोजिशन खड़ी कर देते हैं, अरे आपके कह रहे इसका मतलब तो विकास होगा नहीं, फिर आप बताइए विकास कैसे होगा। तो ये एक प्रकार की जो अपोजिशन है, ये इसको हमारे दर्शन शास्त्र में वितंडावाद कहा गया है कि आप एक व्यक्ति ने बात कही तो उसको समझने की बजाय उसका कोई पूरक पहलू ढूंढने के बजाय आप उसको खंडन करिए। सबसे पहले अरे आप बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, इससे क्या होगा, फिर उसने बकवास की तो फिर दूसरे का उसका खंडन कर दिया। ये सर्वत्र वितंडावाद के दौर में हम जी रहे हैं। इसमें जो साबित ने जो भी संवाद की परंपरा चलाई हुई है उसमें से कुछ ऐसे पक्ष खड़े हो सके जो कि एक दूसरे की बात के पूरकता वाले पहलू को ढूंढते हुए ऐसी कोई सार्थक नीति और कार्यक्रम सुझा सके जिसमें कि जो अंधी विकास का रास्ता हमने चुना हुआ है बिल्कुल उसमें से कुछ दृष्टि पैदा हो सके। तो इन बातों के साथ मैं अपना शुरुआती समाप्त करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब ने हिमालय के बहुत से हिमालय नदियाँ और उनके प्रभाव चाहे बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक मेरी आज जो बाढ़ की जो विविधता है उसका एक चित्र हम लोगों के सामने रखा है। और इसी मामले में नदी के मामले में एक पर्चा भी हम लोगों के बीच में अमरीश जी का है तो है यहाँ पे। तो मैं वही कह रहा था ये बहुत बड़ा शिप्रा नदी का जो छोटा सा उन्होंने उदाहरण दिया है, लेकिन पूरे खासतौर पे उत्तराखंड में ऐसे अनेक उदाहरण हैं किस तरह की छोटी छोटी नदियाँ हैं, कम मृत हो गई हैं, उनका कोई नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूँगा जिसके साथ साथ अपने अनुभव और अपनी बात भी हम लोगों के सामने रखें। ये तो पिछले 20 साल से अपना उत्तराखंड से रिश्ता है और एक छोटी सी जगह है रामगढ़। 20 साल में हमने उत्तराखंड को जो बदलते हुए देखा है उसमें एक नदी तो ये छोटा उदाहरण है, ऐसी बहुत सारी नदी है। शिप्रा नदी जब आप जवाली से आगे जाते तो एक बोर्ड लगा रहता था, तो मैं नदी देखा नहीं मैंने कभी इसको, ये बोर्ड देखा कि यहाँ कूड़ा डालना मना, यहाँ शिप्रा नदी बहती है। तो मैंने जब देखा तो उसमें कूड़ा ही कूड़ा था, नदी तो नहीं। मैंने पूछा, अब वो बोर्ड भी हटा दिया, वो हमने जनसत्ता में एक खबर लिखी उसका बोर्ड भी हटा दिया। ये शिप्रा नदी का जो ओरिजिन था श्यामखेत से निकलती थी, वहाँ चारों तरफ जंगल है, बहुत घने,
बीच में क्या हुआ, भोपाली में बड़ा निर्माण हुआ, बिल्डरों ने किया, और श्याम क्षेत्र में इतनी कॉलोनियां बन के इतने मकान फ्लैट होने की जो ओरिजिन था शिव ट्रांसपोर्ट का, उसकी पहले तो उन्होंने धारा मोड़ी, उसके बाद उसके स्रोत को भी काट दिया, और जो नदी जहाँ बहती थी वहाँ आसपास सड़क है। जब बारिश होती है तो जो पानी बहता है तो वो बड़े नाले में आ जाता है, उसको आप शिप्रा नदी कह सकते हैं, ओरिजिन उसमें खत्म हो चुका है। तो वो नदी का मामला तो ये, पर मैंने 20 साल में जो देखा, खास करके जितने जल स्रोत है, छोटे छोटे जल स्रोत है, तो पहले जो सड़कें बनती थी वो हाथ से पहाड़ को काटते थे, पत्थर के पहाड़ है तो हाथ से कटा होती थी। आजकल जेसीबी मशीन या सीधे डायनामाइट लगा करके उसको उड़ाते हैं, तो आसपास के सारे पहाड़ कमजोर हैं। और सड़कें बनाने का और उसका बड़ा साफ तरीका है कि पहाड़ में जेसीबी मशीन चलाते चलाते जो ड्राइवर होता है वही इंजीनियर होता है, तो वो अपने आप सड़क बनाता है और सारे वो खराब होते हैं, सड़क पूरा पहाड़ खराब होता है। कुमाऊं की तरफ जंगल कम कटे हैं, गढ़वाल की तरफ बहुत ज्यादा बेदर्दी से काटे गए हैं, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पहाड़ में एक तो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वहाँ एक हिमालयन हाइट अभी हमारे यहाँ बसा है, तो एक जज साहब ने एक फ्लैट लिया, तो जब वो पोजीशन लेने के गए तो उन्होंने पानी के लिए आवेदन किया, तो जज संस्थान ने मना कर दिया कि हम आपको पानी नहीं देंगे, ये तो कंपनी का है। तो उन्होंने पूछा तो बचा आपको रोज टैंकर मंगाना पड़ेगा पानी के, ये आपको खुद करना पड़ेगा, 1500 रुपये का एक टैंकर आता है, तो एक महीने का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पानी के सारे स्रोत जो थे आसपास में, वो जब वो कॉलोनी बनी हिमालयन हाइट तो सारे स्रोत खत्म, जंगल खत्म कर दिया, तो पानी के लिए उनको टैंकर से पानी मंगाना पड़ेगा और पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। ये छोटा सा उदाहरण है, ऐसे रिसोर्ट मुक्तेश्वर तक जाने तो बड़े लंबे पैमाने पे, और वहाँ जल स्रोतों को ये जो कंपनियां आई हैं इन्होंने भी अपना खत्म करने की कोशिश की, तो आंदोलन की, जिसमें शमशेर सिंह बिष्ट, राजीव लोचन शाह वगैरह सब लोग शामिल हुए थे। तो ये पहाड़ की पूरी स्थिति 20 साल में इतनी ज्यादा बदली है, हम ये